साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी अक्टूबर में होनी है, उसके लिए हम लोग जो है विभिन्न कोचिंगों के प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ में। और ये जो टेस्ट पेपर में जो प्रश्न है वो आपके सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ जो आरओ एआरओ की परीक्षा होगी उसके लिए, साथ ही साथ जो अन्य राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे बीपीएससी की हो चाहे अन्य राज्यों की, उनके लिए भी ये जो है समान रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। मूल राशि और मूल मात्रक। देखिए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैंडेला है। तो 4 से मिलाइए। ताप का केल्विन हो जाएगा। 1 से मिलाइए। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। 2 से मिलाइए। द्रव्यमान का किलोग्राम। 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंत्र और उसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने के लिए सही है। हाइड्रोफोन का इस्तेमाल जो है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए नहीं करते हैं। तो ये वाला बी वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन होता है जिसे पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए पानी के नीचे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेगिनॉल्ड फिशशेनदेन द्वारा 1914 में हाइड्रोफोन का आविष्कार किया गया था। तो बी वाला सही नहीं है। रेडियोमीटर का इस्तेमाल विकिरण का मापन के लिए करते हैं, विकिरण के मापन के लिए, मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। टैकोमीटर का इस्तेमाल वायुयान की गति के लिए। अगला है 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी किसमें? समुद्री जल में। देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? गति भी बढ़ जाती है। समुद्री जल में ध्वनि की जो गति होती है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है 2 सूचियाँ विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन बी थ्री को नियासिन कहते हैं। 2 से मिलाइए। विटामिन बी1 को थियामिन कहते हैं। तो 4 से मिलाइए। विटामिन बी6 को पाइरोक्सिन कहते हैं, पाइरिडॉक्सिन। 3 से मिला दीजिए। विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन बी7 को बायोटिन कहते हैं। तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा क्या? 2431 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मोलास्का संघ के जीवों या कवचों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैल्कोलॉजी कहलाता है। मैल्कोलॉजी। देखिए, मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन होता है। नियोनेटोलॉजी ये बाल रोग का अध्ययन होता है, बाल रोग का अध्ययन। ठीक है। और आपका एंटोमोलॉजी जो होता है कीट पतंगों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अगला है प्रोक्रियोटिक कोशिका में, यहाँ पे उसके बारे में 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, ये कोशिका का आकार, प्रोक्रियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार छोटा होता, सही है। केंद्रक उपस्थित होता नहीं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। एक से अधिक गुणसूत्र होता है, नहीं केवल इसमें एक गुणसूत्र होता है, तो तीसरा भी गलत है। कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, ये आपका सही है। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, BUDDING, बडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, या पावर हाउस कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसकी खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था, ये कथन आपका सही है पहला। दूसरा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। तो इसमें आधा कथन सही है कि इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, परंतु इसकी खोज पुरकिंजे ने नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज जो है क्रिश्चियन रेने डे डूबे ने की थी, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियां संक्रामक रोग और किस बैक्टीरिया की वजह से यह संक्रामक रोग होता है। देखिए, हैजा जो है आपका, हैजा ये विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी, क्योंकि हैजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं, कोलेरा। तो आप इसे भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो हैजा विब्रियो कोलेरी। 3 से मिला दीजिए। काली खांसी जो होती है ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस होता है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, या इंग्लिश में से मतलब काली खांसी को व्हिपिंग कफ कहते हैं। तो इसको आप 2 से मिलाइए। गनोरिया ये इसका जो जीवाणु होता है या बैक्टीरिया जो होता है वो है नोसेरिया गोनोरिया। तो आप 4 से मिला दीजिए। सिफिलिस जो है ये ट्रेपोनिमा पैलिडम, 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3241 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
कि फिर से दो सूचियां हैं, नहीं, यहाँ पे 4 युग्म दिए गए विटामिन और इसके कमी से क्या प्रभाव होता है, इसे हमें सुमेलित करना। देखिए, थायमिन की कमी से, थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्त क्षीणता। राइबोफ्लेविन की कमी से प्रजनन क्षमता की कमी नहीं होती। देखिए, प्रजनन क्षमता की कमी जो होती है वो टोकोफेराल की कमी से होता है, टोकोफेराल की, जबकि राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, इसे तंत्रिका संबंधी बीमारियां होती हैं। तंत्रिका संबंधी बीमारियां, एनीमिया और हृदय रोगों से ये आपका राइबोफ्लेविन की कमी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। एस्कर्बिक अम्ल की कमी से एस्कर्बिक रोग होता है। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना और भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलेमस, इनसे मिलकर बना होता है आपका अग्र मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो कि थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्यास लगना, थकान होना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि का नियंत्रण करने का काम करता है। अगला है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद, जैविक आवर्तन और नींद के नियमन के कार्य में मदद करती है, जो स्त्रावित होती है कहाँ से, तो ये जो है पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से ये स्त्रावित होती है। देखिए, मनुष्यों में मेलाटोनिन का पूरा प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश शोध से पता चलता है कि यह आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्कैंडियन लय को सिंक्राइज करने में मदद करता है, अर्थात कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगे। पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क के भीतर स्थित एक छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन होता है, नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। हमारा शरीर रात के समय अधिक मेलाटोनिन का उत्पादन करता है, इसीलिए हमें रात में सोने की आदत होती है। हार्मोन का स्तर आमतौर पर शाम को बढ़ता है और सूरज सुबह उगते ही कम हो जाता है। अगला है आपका सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति को अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब उस समय क्या होता है, उसका त्वरण जो होता है अधिकतम होता है। त्वरण आपका अधिकतम होता है, यहाँ पे शून्य लिखा तो ये नहीं है, वेग शून्य होता है, बिल्कुल यहाँ पर वेग आपका शून्य होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर दूसरा सही है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती नहीं, अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती नहीं। तो इसमें बताना है कौन से कथन गलत है, तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो सूचियां हैं, सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं आपके 17, वो उसमें से कुछ और उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, लक्ष्य संख्या 6 क्या है, ये आपका साफ पानी और स्वच्छता संबंधित है, 3 से मिलाइए। लक्ष्य संख्या 7 ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 1 से मिला दीजिए। लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन 4 से मिलाइए। लक्ष्य 15 साफ भूमि पर जीवन से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। 3 1 4 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो देखिए विटामिन दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील में आपका विटामिन बी और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं, तो इस वजह से आपका थायमिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल, थायमिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल ये आपके जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अगला है, दो सूचियां हैं, एक तरफ जैवमंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरी तरफ किस राज्य से संबंधित हैं। सेसलाचेलम ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, 4 से मिलाइए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में, 3 से, तो 4123 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर एनटीसीए की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है, सही कथन है ये, ठीक है। दूसरा इसमें है कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये भी आपका सही है। तीसरा, सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है, ये भी सही है। चौथा, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही। देखिए, जो काजीरंगा है ये मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी है, तो इस प्रकार चारों कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां हैं, टाइगर रिजर्व और राज्य। देखिए, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। पलामू कहाँ पे है, झारखंड में। कमलांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और अमराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना। तो 2 हो गया। 3 4 1 2 आपका विकल्प 1 जो है सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में सही है। इतनकी राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में नहीं, ये नागालैंड में है। काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में नहीं है। काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नहीं है। तो और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो आपका पहला चौथा सही है, गलत वाला पूछा है तो दूसरा तीसरा गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा? देखिए 1 यूनिट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 यूनिट जो है वो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो। मतलब जब 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति 1 घंटे में क्षय होती है तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प में देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब है 10 घंटे, यहाँ पर अगर 1000 वाट का बिजली का बल्ब होता तो 1 घंटे जलता तो 1 यूनिट होता। यहाँ 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है तो ये 10 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 किलो वाट जो है वो 1 यूनिट के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर और डायनमो ये दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो इसका प्रयोग जो है न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक ताप से आश्रय उस ताप से है जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला है इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी में आपका पराश्रव्य तरंग का, किसका करते हैं? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग कौन सा? देखिए 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनिक कहते हैं, या अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी कहते हैं। अगला है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही है। पहला, बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य। दूसरा, ये पहला कथन सही है। दूसरा, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार हैं, सही है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एडीज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता है? तो ये डेंगू बुखार और चिकनगुनिया फैलाता है, जीका बुखार फैलाता है, परंतु ये मलेरिया कौन फैलाता है? मलेरिया के लिए जो है जो एनाफ्लीज मादा मच्छर होता है वो उत्तरदायी होता है, और जापानी एंसेफ्लाइटिस के लिए जो है ये आपका जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर वो उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला इसमें शामिल नहीं होगा। मयारों और पीले बुखार के लिए भी एडीज एजिप्टी मच्छर ही उत्तरदायी है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, ग्राफीन नैनो फिल्म त्रिबिम्बीय नैनो पदार्थ है। नहीं, त्रिबिम्बीय नहीं है, द्विबिम्बीय है। ठीक है, ये द्विबिम्बीय है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, फ्लोरीन एक बिम्बीय नैनो पदार्थ है। नहीं, ये 0 बिम्बीय है, इसमें कोई भी बिंब नहीं होता, शून्य बिम्बीय पदार्थ है, क्योंकि इसके तीनों बीमाओं का आकार 1 नैनो स्केल से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन गलत हैं, तो कोई कथन सत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, सही है। भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। नहीं, वर्तमान में 85 हैं, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 85 हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक, ये सही है। नवाबगंज, पार्वती आरंगा और यशवंत सागर उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं, ये सही नहीं। देखिए नवाबगंज और पार्वती आरंगा ये उत्तर प्रदेश में, परंतु यशवंत सागर जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, पहला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं, जर्मनी के बॉन जो शहर है वहाँ पर इसका सचिवालय है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन का या संरक्षण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए पवित्र उपवन है, समुद्र संरक्षित क्षेत्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य, परंतु चिड़ियाघर और जंतु उद्यान जो है, जंतु उद्यान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जंतु उद्यान को ये जूलॉजिकल गार्डन कहेंगे।
तो आपका चिड़ियाघर और जंतु उद्यान ये जो है वह स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। तो आपका 2 और 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा और लंबवत होता नहीं, हमेशा सीधा और लंबवत होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सीधा और लंबवत होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, कोशी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, ये सही है। ऊर्जा न्यूनतम कोशी स्तर पर न्यूनतम होती नहीं, ऊर्जा न्यूनतम कोशी स्तर पर जो है अधिकतम होती है, ठीक है, और उच्चतम कोशी स्तर पर न्यूनतम होती है। तीसरा गलत हो गया। प्रत्येक कोशी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है, ये भी सही है। तो आपका दूसरा और चौथा ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि जो प्लांक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में कम होता है, फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में कम होता है, ये कथन गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है। जो प्लैंक्टन जो शाकाहारी होते हैं, जो कि उत्पादकों फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है, तो जो प्लैंक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में अधिक होता है। छोटी मछलियां जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उनका बायोमास जो प्लैंक्टन की तुलना में अधिक होता है, और बड़ी मछलियां जो द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं इसमें छोटी मछलियों की तुलना में अधिक बायोमास होता है। तो पहला जो अभिकथन है गलत है। दूसरा जो कारण दिया गया है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, ये सही है। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अभिकथन गलत है और कारण सही है। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर होता है। किस पे होता है? न्यूट्रिनो पर होता है। देखिए, न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है, उप सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, विद्युत बल्ब का चमकना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के तहत आएंगे। 2 सूचियां हैं, आविष्कार और उस आविष्कार को किस वैज्ञानिक ने किया है? प्रसारी विश्व मतलब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसका संबंध एडविन हब्बल से है। तापीय आयनन मतलब आपका थर्मल आयनाइजेशन, इसका संबंध मेघनाथ साहा से है। 1 से मिलाइए क्वांटम सांख्यिकी का संबंध सत्येंद्र नाथ बोस से है। तो 4 से मिलाइए एक्स किरण का आविष्कार रो एंटजन ने किया था। तो यहाँ पर आप 3 से मिलाइए, तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है, सौर विकिरण का। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का मापन करता है, और लिशीमीटर जो है ये वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मतलब एक्चुअल ट्रांसपीरेशन का मेजरमेंट करता है। अगला है किसी व्यक्ति का भार क्या होगा? किसी व्यक्ति का भार जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। एक समान मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो जो आपका जो रेंज है देखने वाला या दृश्य प्रकाश का जो रेंज है वो कौन सा है? वो आपका है 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है, यहाँ पर आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कि टिकिंग हाइड्रोबम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? तो जो बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें हैं और बृहद हिमालय पर स्थित बड़े बांध है, ये कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें टिकिंग हाइड्रोबम के रूप में जाना जाता है। तो पहला और दूसरा बी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो इन नियमों के जो प्रतिपादक थे वो हैं बैरी कोमोनोर हैं। इन्होंने इसके संबंध में 4 नियम दिए, ठीक है। ये अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद रहे हैं। इनका जो पहला नियम है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दूसरा नियम, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तीसरा है नेचर नोज बेस्ट। चौथा है आपका देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, ठीक है। अगला है निम्न से फूल रहित पौधा कौन सा है? तो फर्न एक फूल रहित पौधा है। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? एल्युमिनियम को कहा जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम को कहा जाता है, इसे ग्रीन मेटल कहते हैं। 2 सूचियां हैं, प्रजातियां और उसके उदाहरण। कीस्टोन प्रजाति कौन सी है? तो मधुमक्खियां हैं। 3 से मिलाइए फ्लैगशिप जो है आपका विशाल पांडा है। 2 से मिलाइए अम्ब्रेला आपका बाघ है।
1 से मिला दीजिए संकेतक क्रेफिश है, क्रेफिश 4 से मिला दीजिए 3214 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा या से भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है। तो देखिए भीषण सूखा है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण ये भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है, सुनामी की तीव्रता में वृद्धि ये है, खाद्य सुरक्षा पर खतरा ये भी है, समुद्री जल बढ़ने से प्लवक के उत्पादन में वृद्धि ये भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है। तो आपका दूसरा और पांचवा ये प्रभाव में नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, कण और उसके खोजकर्ता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की, जेम्स चैडविक 2 से मिलाइए। मेशान की खोज जो है युकावा ने की, मेशान की खोज युकावा 4 से मिलाइए। पॉजिट्रॉन की खोज जो है पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी, 1 से मिलाइए। न्यूट्रिनो की खोज जो है पॉली ने की थी, पॉली ने। तो यहाँ पे 3 से मिलाइए तो 2413 बी ऑप्शन। फिर से दो सूचियाँ दी गई हैं, पदार्थ और उनका पीएच वैल्यू। नींबू के रस के पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.4, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है तो 2.4 हो जाएगा 3। मानव रक्त जो होता है 7.4 क्षारीय होता है, 1 से मिलाइए। शुद्ध जल ये न्यूट्रल होता है तो ये 7 हो जाएगा। शराब जो है 3.8 होता है, नींबू के रस से कम अम्लीय होता है 3.8 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 3142 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अम्ल और उसकी उपस्थिति। देखिए एस्टिक अम्ल सिरका में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। तो ये आपके तीन के तीनों ही सही सुमेलित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो अवधारणा है 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल, हिमटोपिया ये अधिक प्रकाश का परावर्तन करेंगे, परंतु गहरे महासागर ये कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेंगी। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से इकोटोन का उदाहरण है? इकोटोन का उदाहरण है तो घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख, नदी तट ये तीन के तीनों ही इसमें शामिल हो जाएंगी। देखिए इकोटोन क्या होता है? दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरह के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें आपका घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख, नदी तट तीनों आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? उर्मिया झील ईरान में है, बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, 5 फ्लावर झील जो है ये यूएसए में नहीं चीन में है। देखिए ध्यान रखिएगा 5 फ्लावर झील जो है आपका ये चीन के सिचुआन प्रांत में है, जबकि 5 फिंगर झील यदि होता 5 फिंगर झील वो यूएसए में है। ठीक है, रेड लैगून झील बोल्विया में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, सही है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगों का उपयोग करते नहीं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार में उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका विकास फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा किया गया था। जबकि जो आपका साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, और आपका क्रिस्कोग्राफ से जो है पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। फेदोमीटर से गहराई मापते हैं। अगला है कथन कारण का प्रश्न है कि चंद्रमा पर, अभिकथन है आपका कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही है। कारण क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है। जब गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से ज़्यादा हो जाएगा तो वो छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए वहाँ वायुमंडल निर्मित नहीं हो पाता। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, जल में डूबी हुई क्षण को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सभी के सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन की इंग्लिश क्या होगी? रिफ्रैक्शन के उदाहरण है। परंतु जो समुद्र का नीला रंग होना है ये स्कैटरिंग का उदाहरण है। बैगनी व नीले रंग की तरंग सबसे कम होती है, यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की परिघटना उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन है। यह एक वायरस जनित रोग होता नहीं, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। दूसरा, इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, सही है। R21 या / मैट्रिक्स
मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है, पहला कथन गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ स्थापित कर रहा है, तो ये तमिलनाडु के शेखर पट्टिनम में। देखिए, तमिलनाडु के थुत्तुकुंडी जिले के कुलशेखपट्टिनम में अपना दूसरा जो है स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन जो है, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है, तो ये मानव होता है, मानव होगा। देखिए, जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया? देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, 1972। प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का। तो सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? जैव विविधता अधिनियम 2002 का। और सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। देखिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 के प्रमुख मुद्दे जल व स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि व जैव विविधता थी। गरीबी मिटाने तो विश्व एकजुटता कोष की स्थापना इस सम्मेलन में की गई थी। जबकि जो स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 है, यह 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक सम्मेलन थी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 ये एक पर्यावरण कोष बनाने और विकसित तकनीक हस्तांतरण का निर्णय लेने पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि यदि कर्क रेखा आपकी जो है रेखा को आधार माना जाए, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है? तो ये उष्ण और उपोष्ण में विभाजित करती है। अगला है, हाल ही में भारत के तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तिलापिया पार्बो वायरस की घटना सामने आई। इस वायरस से प्रभावित होने वाला भारत किस क्रम का देश है? तीसरा देश है। इससे पहले चीन और थाईलैंड इससे प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है। यह वायरस मुख्य रूप से मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रहा है। तिलापिया को गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित विषाणु जनित रोग है, सही है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। आपकी हड्डियां इसमें दर्द होती हैं। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, सही है। डेंगू का वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर होता है, ये भी सही। 4 के चारों कथन सही है। 1 2 3 4 डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पक्षी का जो अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में, वंशानुगत का जेनेटिक्स में, परजीवी जीव का जो अध्ययन है एंटीमोलॉजी में नहीं करते हैं, ठीक है। एंटीमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी में करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। अफीम की डंठल से दिया जाता है जो पेड़ होता है। शंद तने से निकलता है। लौंग फल से नहीं फूल से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है आपका, निम्न से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वॉल्टर सूटन तथा बावेरी ने दिया, सही है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया, ये भी सही है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फैशन ने किया, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका संश्लेषण सर्वप्रथम जो है हरगोविंद खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। चौथा, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई जीन है, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला, दूसरा, चौथा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। यह शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते नहीं, जहां पर ये स्त्रावित होते हैं वहीं पर अपना कार्य करते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम कौन सा है? टुंड्रा है। कौन सा है? टुंड्रा है। देखिए, टुंड्रा बायोम का वर्धन काल जो है अति लघु 50 दिन से भी कम होता है। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां वर्ष भर सूर्यताप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वानस्पतिक विकास भी न्यूनतम होता है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, सही बात है। कारण, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी तो वन क्षेत्र घटेगा। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार कौन सा है? तो CWG है। CWG मतलब शुष्क
शीत वाला मानसूनी प्रकार, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। AW क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु होती है। AH क्या होती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु होती है। और AMW जो होती है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु होती है। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम होगा? तो टुंड्रा बायोम। कौन सा होगा? टुंड्रा बायोम होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? तो यह है कपास वर्षा बादल। कपास वर्षा बादल, कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है या होती है। सूर्य मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य 11 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया और ये जनवरी में अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, पहला सही है। इसे PSLV C57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, ये कथन सही है दोनों। तीसरा है सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लेगा, ये भी सही है। आदित्य 11 के साथ 6 पेलोड भेजे गए, 6 नहीं 7 पेलोड भेजे गए। ठीक है, 7 भेजे गए हैं, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का, जबकि 3 जो है सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। इसे अभी जो है उपहार के स्वरूप में भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा पर यूक्रेन को उपहार के स्वरूप भी दिया है। ठीक है, इसकी स्थापना जर्मनी में की गई, नहीं, भारत में की गई। भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो है यह आरोग्य मैत्री अस्पताल जो है 8 मिनट में सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। निम्न में से किसने इसे हरी झंडी दिखाई? तो हरदीप सिंह पुरी ने दिखाया था। ये उस समय के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री थे। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन बस 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के भारत के लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक कदम है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगला है कोले आर्द्रभूमि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये कथन आपका सही है। कोले आर्द्रभूमि जो है केरल राज्य में स्थित सबसे बड़ा आर्द्र उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो दक्षिण में चलाकुंडी नदी के उत्तरी तट से उत्तर में भरतपुजा नदी के दक्षिणी तक विस्तृत है। पहला कथन सही है। दूसरा, वर्तमान समय में यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैम्बोम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है, ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन संबंधित है, सही है। इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया है, नहीं, 46 अल्प विकसित देशों द्वारा जारी किया गया। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ये ऑप्शन देखिए। COP28 जो कि आपका 2023 में जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, उससे पहले विश्व के सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा डकार घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया, जिसमें उनकी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया। तो सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा। अगला है होप स्पॉट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल है? 2 क्षेत्र, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2 और 4। देखिए, होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में डॉक्टर साल्विया अल ने आयुशियन के साथ संयुक्त रूप से किया था। होप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीव को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को होप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसे जो है ब्यूटेरोमीटर। देखिए, वसा की मात्रा को जो है ब्यूटेरोमीटर से मापते हैं, जबकि दूध का जो आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीकों से होता है। तो सबसे पहले आपका नलिका बनेगी, फिर अवनालिका, फिर घाटी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित क्या नहीं है? यहाँ घने वन होते हैं, सही है। वृक्षों की बहुरूपता होती है, सही है। कठोर लकड़ी होती है, सही है। परंतु ये अत्यधिक व्यावसायिक महत्व का नहीं होता है। ठीक है, जो बहुत घने होते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पेड़ प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, एक ही प्रकार के पेड़ नहीं होते हैं। तो इसका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्टेजना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक जैव तकनीक से संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन से संबंधित है, न कि बेदका कृषि या उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता नहीं। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का प्रभाव द्रव्यमान पर नहीं पड़ता बल्कि भार पर पड़ता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार भी बदलेगा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो स्कैटर होता है वो सबसे अधिक होता है, नहीं सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बनाया जाता है। तो अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेंस का नव्यांतर अधिक होता है, लेंस का नव्यांतर जो होता है वो अधिक होता है, जो फोकल लेंथ होता है अधिक होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। दूसरा, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता नहीं, रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये सही है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष का बनना निम्न में से किन क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है। तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन तीनों का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, राडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, ये कथन आपका सही है। राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेषतः रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसोल होता है, सही है। जो आप कालिक देखते हैं इसे आमतौर पर कालिक के रूप में जाना जाता है, तो पहला सही। दूसरा, ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता नहीं, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन। कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन क्या है। यहाँ पे आप सी ऑप्शन पढ़िए। यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है। देखिए, कोयला द्रवीकरण को कोल टू लिक्विड तकनीक भी कहा जाता है। यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है जो कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए काफ़ी सस्ती है। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, दो सूचियाँ, इन्हें सुमिलित करना है। एसीटोन, एसीटोन जो होता है ये नाखून पालिश अपसारक होता है, नाखून नेल पॉलिश रिमूवर, 3 से मिलाइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, 1 से मिलाइए। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये घावों की मरहम पट्टी करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे 2 से मिलाइए। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है, 4 से मिला लीजिए। 3, 1, 2, 4, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अगला है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, निकेत या नीचे एक सूक्ष्म निवास होता है, सही है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनल्स ने किया था, ये भी सही है। एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां उपजातियां एक साथ निवास करती नहीं, एक ही प्रकार की रहती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जातियां यहाँ पे निवास नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। डी, किसी निकेत में रहने वाली जात दूसरे निकेत में रहने वाली जात की पूरक होती, सही है। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, कहाँ पर, तो गन्ने के पारितंत्र में। गन्ने के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, उल्टा पाया जाता है। गन्ने के पारितंत्र एक प्रकार का परजीवी पारितंत्र है। उल्टा संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला, मतलब इस प्रकार से होता है, आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अधिक चौड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। 1979 का बॉन समझौता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्षेत्र और मुख्य संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन है, मालाबार तट जल संसाधन, कोलाहन खनिज संसाधन, परंतु कच्छ वन संसाधन नहीं बल्कि खनिज संसाधन से संबंधित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं, सही कथन है ये। कारण, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन है। पहला, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया और 23 अगस्त
23 को ये लैंड किया था, तो पहला कथन सही है। इसे रॉकेट LVM-3 M4 द्वारा भेजा गया, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत तीसरा देश नहीं चौथा देश है, ठीक है, इसलिए तीसरा गलत है। चौथा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो सी ऑप्शन। देखिए 23 अगस्त को यह लैंड किया, 23 अगस्त को अब अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBW RS1 गेहूं की एक नई किस्म है, सही है। इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया, नहीं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए गेहूं की यह किस्म रक्त प्रवाह में ग्लूकोज को अधिक धीरे धीरे छोड़ने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पारका चिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। मत्स्य 6000 एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है, सही है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन 28 जुलाई 2023 को हुआ था। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन होता है 65%, फिर कार्बन होता है 18.5%, फिर हाइड्रोजन 9.5% और सबसे कम आपका जो होगा वो नाइट्रोजन 3.2%। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो टुंड्रा बायोम को। अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता नहीं एक दिशीय होता, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था, ये सही है। तो असत्य कथन कौन सा? तो पहला असत्य है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1936 में। फिर आपकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1955 में। फिर आपका काजीरंगा 1974 में, काजीरंगा 1974 में, और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1984 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो जिम कॉर्बेट, फिर आपका कान्हा है, फिर आपका काजीरंगा है, और फिर साइलेंट वैली है। तो 2431 डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे कम कहाँ पे है? बागपत तथा हाथरस में है, ठीक है। सोनभद्र में 5.08% जो क्षेत्र है वो नम भूमि के तहत आता है। अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, सही है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई। तो तीसरा गलत है। चौथा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 को NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, नहीं। पैंक्रियाज जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अग्नाशीय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, सही है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होता है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, सही है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, नहीं, ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के साथ लिया जाता है। यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं है। विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं, ये कथन सही है। जल में विलेय होते हैं परंतु वसा में अविलेय होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सही है। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित नहीं है। तो देखिए टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, परंतु डेंगू जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, ये वायरस से होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। बेरी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। बेरी रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन की कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब इसकी अधिकता होती है तो इसका अधिकता में सेवन करने से व्यक्तियों को बेरी रोग होने से मौत हो जाती है, ठीक है। अगला है
एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा कथन में गड़बड़ी हुई। देखिए, जो पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जब पॉलिश करते चावल को तो उसमें थायमिन निकल जाता है, तो मैंने बोल दिया था थायमिन ज़्यादा पाया जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो इसलिए इसका अधिक सेवन करने से व्यक्तियों में थायमिन की कमी हो जाती है और बेरी-बेरी रोग से मौत भी हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अगला है, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज के लिए, आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथ की सक्रियता के लिए होता है, सोडियम 24 का इस्तेमाल रेटिना दोषों के उपचार के लिए नहीं होता है, बल्कि रक्त व्यतिक्रम ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित रोगों के उपचार के लिए होता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। मक्के में सफ़ेद काली रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। सफ़ेद काली रोग, इसे इंग्लिश में वाइट बर्ड डिजीज कहते हैं, तो ये जस्ता की कमी से होता है। जस्ता को इंग्लिश में माइज कहते हैं, सॉरी जिंक कहते हैं। माइज आपका मक्का होता है। अगला है, क्रिस्पर तकनीक क्या है? तो यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है। कथन कांड का प्रश्न है कि अभिकथन है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। सही है कारण, क्योंकि नमक बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। ये सही, कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अपद्रव्य मतलब कोई आप जो है अपद्रव्य मिलाएंगे, इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, जैसे नमक, सोडा आदि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि गलनांक जो होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में, चूँकि जो बर्फ होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाएगी, पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब उतना नीचे टेम्परेचर जाएगा तब वो पिघलेगा। अगला प्रश्न है 118 नंबर क्वेश्चन, एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। एरिडोसोल मृदा का विस्तार आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। एरिडोसोल रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय, लवणीय व मतलब सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल होती है, मिट्टी होती है। इसमें ह्यूमस और जल का अभाव होता है। निम्न पर विचार करें, एल्युमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट और आर्सेनिक उपरोक्त में से कौन सा या से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? जैव अनिम्नीकरण, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका कौन सा है, आपके एल्युमिनियम और आर्सेनिक, जबकि कृषि उत्पादित अपशिष्ट जो है ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो यहाँ पर 1 और 3 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। एप्सम सॉल्ट जो होता है, एप्सम सॉल्ट जो है ये सोडियम सल्फेट नहीं होता, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो बी वाला सही नहीं है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रबर है? तो आइसोप्रीन जो है एक प्राकृतिक रबर है, ठीक है, जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त होता है। अन्य जो है संश्लेषित रबर है, मतलब सिंथेटिक रबर है। अगला है, ध्यान रखिएगा, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइन, ड्यूप्रीन, ये आपके सिंथेटिक रबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? साइक्लोनाइड आरडीएक्स को साइक्लोनाइड कहते हैं। आरडीएक्स का रासायनिक नाम साइक्लोनाइड या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन होता है। नोबल तेल, जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक होता है, इसे नोबल तेल भी कहते हैं। गन कॉटन, जो नाइट्रोसेलुलोज, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है, इसे गन कॉटन कहते हैं। 3 के तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक का व्यापारिक नाम वुड स्प्रिट है? तो मिथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, क्योंकि शुरू से यह मुख्य रूप से लकड़ी के भंजक स्त्रवण से ही प्राप्त होता था, इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहते हैं। अगला है आपका, 2 सूची हैं, DDT, ये क्या है? ये आपका कीटाणुनाशक है, 3 से मिलाइए। एस्पिरिन ज्वरनाशी है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये आपका विषैली गैस है, 4 से मिलाइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका अग्निशामक है, तो 2 से मिला दीजिए। 3142 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, तत्व और एस्ट। मैग्नीज का एस्ट क्या है? मैग्नीज का जो है आपका पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट। कॉपर का एजुराइट है, मैग्नीज का पायरोलुसाइट है और कॉपर का एजुराइट है, 1 से मिलाइए। एल्युमिनियम का जो है क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, और मरकरी का शिनेबार, तो आपका क्या हो जाएगा? 2143 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आगे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पुराने हैं जुलाई के, तो वो अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।